करते आप सब बिल्कुल सही होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है क्योंकि इससे आपको पेपर में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको पिछले सालों के पेपर को ज़रूर हल करके जाना है वहाँ एग्ज़ाम में। तो हम अब आपके लिए वही क्लास लाएँगे जो आपके पीछे सालों के पेपर आए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको क्लास मिलती रहे। चलिए देखते हैं। आप देखेंगे ये आपका एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई 2024 को आपका ये पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में आपको सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे वो सारे आपको एक्सप्लेन के सहित आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन कौन करेगा? आपको पता है वृद्धि हमारी निरंतर होती रहती है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाने चाहिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला आपका क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। कह रहा है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। ये आपका अभिकथन है। कारण क्या कह रहा है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो आपके ऑप्शन चारों अच्छे से देख लेना है। एक चीज़ आपको याद रखना है, आप देखेंगे अभिकथन भी हमारा सही है क्योंकि लगातार शिक्षक को स्वयं के दृष्टिकोणों की क्या करती रहनी, जांच करती रहनी चाहिए। अब आपका जो कारण है वो क्या कह रहा है? समस्या समाधान की प्रगति जो है वो कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। आप देखेंगे इन दोनों का आपस में कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक और बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पर समस्या समाधान के बारे में बात हो रही है, वो भी कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ये भी बात सही है। तो आप देखेंगे आपके जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो है आपका जो ये है ए जो है ये आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी जो आपका अभिकथन दिया गया है ये आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। यानी कह रहा है ए आर दोनों सही हैं लेकिन जो ए है वो आर की क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। आगे देखते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को या योग्यता का अभाव? अब आप इसको पहले अच्छे से देखेंगे आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि स्थिति के अनुसार अभी जो है अपने प्रदर्शन के कारण क्या कर रहा है, वो अपनी कार्य कठिनाई के बारे में तो बात नहीं कर रहा, वो अपनी योग्यता के बारे में बात कर रहा है। क्या है उसके अंदर? उसके खराब प्रदर्शन का कारण क्या है, योग्यता का अभाव। आगे देखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। लेओ वाइगोत्स्की जी की बात हो रही है तो आपको याद रखना है इनके अनुसार क्या है, छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को क्या है, वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ क्या करना चाहिए, काम प्रदान करना। यही आपके जो है सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं। आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? यानी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? आपके चार ऑप्शन है, इसमें से देखेंगे। जब एक शिक्षक जो है किसके रूप में कार्य करेगा, सुविधा प्रदाता के रूप में। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में जब कार्य करता है तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन हो पाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग हैं, क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, यानी जो गार्डनर द्वारा बुद्धि की एक अवधारणा पेश की थी उसका निहितार्थ क्या है, आपको समझना है। बुद्धि केवल एक आयामी तो होती नहीं है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ये भी बात सही नहीं है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ये बात आपकी सही है क्योंकि बुद्धि हमारी कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए बुद्धि हमारी बहुआयामी होती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
बुद्धि हमारी कैसी होती है? बहुआयामी, यानी सभी की बुद्धि क्या है? अलग अलग होती है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखेंगे। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। तो आपका ये क्वेश्चन 7 जुलाई के पेपर में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्रिया आधारित। क्रिया आधारित पहला ऑप्शन कौन सा है आपका? तो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा क्रिया आधारित होना चाहिए, छवि आधारित होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? संकेत आधारित। आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर से आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको भी समझेंगे। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण क्या है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। अब देखते हैं, इसको समझेंगे, इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। आपको पता होना चाहिए कि जो है शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को क्या देना चाहिए? संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है? जटिल रूप से संबंधित हैं। तो आपको देखा जाए ये दोनों कथन सही हैं, और जो ए है वो आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है, चक्रीय तरीके से होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, या विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विकास चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रेखिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है विकास हमारा कैसे होता है? चौमुखी यानी चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रेखिक। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की जी की बात हो रही है, तो बच्चे जो है हमारे जो लेव वाइगोत्स्की जी हैं वो आत्मवाक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे अपने स्वयं को व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा। आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो व्याख्यान विधि, वीडियो दिखाना, या पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, या निर्देशित खोज। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आप तैरने वगैरह के रिलेटेड बात करेंगे तो उनको एक खोज करने के लिए, यानी अगर बात हो रही कक्षा 5वीं के बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा निर्देशित खोज शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यही सबसे हमारा इम्पोर्टेंट होगा, उनको खोज करने का मौका देना किस तरीके से डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए। सबसे बेस्ट क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? निर्देशित खोज। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? आपको याद रखना, नहीं वाले क्वेश्चन आपको दिक्कत करेंगे, तो नहीं वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। रटना व दोहराओ, स्मृति सहायक विधियाँ, या विस्तृत दोहराओ, या संकल्पना चित्रण। तो आपको पता होना चाहिए रटना व दोहराव के बारे में सार्थक सीखने के लिए कभी भी आवश्यक नहीं है। रटना जो है हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 12 का फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेरह नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है जो आपका एक आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं उसकी विशेषता नहीं है? आइए समझते हैं इसको भी। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता जो है हमारी यह नहीं होती है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। ठीक है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न खुले प्रश्न होते हैं, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं जो कोई
उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। जब खुला प्रश्न होगा तो कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यह मुख्य रूप से जो है तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, बाकी तो विशेषताएं हैं इसकी, लेकिन ये विशेषता नहीं है कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक। अगर भाई आलोचना हो रही है तो तथ्यात्मक जानकारी हो ही नहीं सकती। किसी चीज़ की आलोचना मतलब वो बात सही नहीं है। बाकी आपकी तीनों जो है ऑप्शन सही है। नेगेटिव पूछा गया तो आपको नेगेटिव इसका आंसर देना है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित नहीं है। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला आपका क्वेश्चन फिर से आ गया है। अभिकथन क्या है? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण क्या है? कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। आपको याद रखना है, पहला दो है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर क्या करें? कक्षा में क्षमता केवल की बात हो रही है, ये बात आपकी बिल्कुल ही गलत है। तो आप देखेंगे ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का सी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी और गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। आपको याद रखना है वो समायोजन को प्रदर्शित कर रही है। समायोजन का मतलब ये आपका है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बताया है कि समायोजन की अवधारणा में यह होता है, यह सिद्धांत जो है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा के एक आधारभूत सिद्धांत है। यह बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताएं शिशु और अवस्था में किशोरावस्था तक कैसे विकसित होती है, ये हमारा किसके बारे में बात हो रही है? जीन पियाजे जी ने ऐसा हमारा बताया है। आगे देखते हैं। तो समायोजन कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के निर्धारण करती है। क्या करती है? आनुवांशिकता जो है पूरी तरीके से एक व्यक्ति का जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली। आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की सेक्स को निर्धारित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 16 का फर्स्ट वाला, केवल ए। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले आए हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अभिकथन क्या है? शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, उनकी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना। अब आपको अच्छे से समझना होगा। कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। प्रोत्साहित करना भी, ये भी बात सही। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ए आर जो है हमारे दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, जो ए है वो आर की क्या कर रहा है? ए की आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 देखते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? बारंबार किसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, किसकी विशिष्ट पहचान है? आपको पता होना चाहिए। 18 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सॉलिन क्रम विकार की किसकी एक विशिष्ट पहचान है? अगर बार बार आप किसी चीज़ को दोहराव कर रहे हैं तो सॉलिन क्रम विकार की का 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देखते हैं 19। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब महसूस करते हैं जब वे गतिविधियां उनके संदर्भ से होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 19 का फर्स्ट वाला। गतिविधियों को आपको हमेशा वरीयता देनी है, ऐसे वाले ऑप्शनों को। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में
क्या होता है, जिनमें सीखने की अक्षमता होती है यानी सीख नहीं सकते हैं। कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, नज़र कमज़ोर होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, या एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ण को लेकर भ्रम में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सीखने की अक्षमता और कठिनाई होती है वो एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्ण को लेकर क्या होते हैं, भ्रम में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अनिश्चित क्षेत्र की संभावना है या अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो है संवेदनशील अवधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशील अवधि के कारण जो है उनके अनिश्चित होने की संभावना भी होती है, पर्यावरणीय समर्थन में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ये किस कारण होता है, संवेदनशील अवधि के कारण। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामीकरण क्या कहलाता है। तो आपको जो है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में जो है पूर्व कल्पित सामीकरण जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 22 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं समावेशी कक्षा किस बारे में बात करती है। विशेष बच्चों की बात करती नहीं, सभी बच्चे समान पाठचर्या के रूप में शामिल होते हैं, यानी समावेशी कक्षा में सभी बच्चों कक्षा की गतिविधियों तक पहुँचे। ठीक है, वही कक्षा की क्रिया में शामिल हो। तो आपका जो क्या ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, बी वाला, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच और कक्षा की क्रिया में शामिल हो, यही समावेशी कक्षा हमारे इसी के विषय में बात करती है। अब देखिए आलोचनात्मक के बारे में आपको अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, आप देखेंगे 7 जुलाई वाले एग्जाम में। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या होता है, ये उच्च स्तरीय सोच तथा समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देते हैं। आलोचनात्मक प्रश्न जो है ये किसको बढ़ावा देते हैं, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देते हैं। आपका 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सामाजिक रचनाविदों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जो सामाजिक रचनावाद थे उनके अनुसार प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे आप। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, ये तो बात गलत है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास, ये भी बात गलत है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, नहीं। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यही हमारा सही हो जाएगा 25 का डी। अब देखते हैं 26 नंबर, फिर से आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ जो होते हैं 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए आर हमारे दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। आगे देखते हैं, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। जो बच्चों में लंबाई हो रही है, वजन में वृद्धि, ये किसका उदाहरण है हमारा, ये मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। जो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका कारण है, तो मात्रात्मक परिवर्तन का। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हेंज हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अर्णिमा तर्क देती, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अर्णिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आप चारों ऑप्शन सामाजिक सरोकार और विवेक की अवस्था में है, नैतिकता और विरोधाभास, दंड की और उन्मुखीकरण, आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून या यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? वह नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता की अवस्था में है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके विषय में कौन सी बात एक सही है? आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या है, तेजी से सीखते हैं, यानी उन्नत गति से सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके आज की क्लास का होगा। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के आपको वर्ड याद रखना है, हमने टैग वर्ड की एक क्लास बनाई हुई है, उसको जब आप देखेंगे वहीं से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे जी ने जो है वो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद की क्षमताओं के बारे में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सी क्षमताएं जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? तो आपका प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा और जीववाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो आपके फ्रेंड वगैरह उनको ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हमारी भी कुछ हेल्प हो सके आपके लिए। इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।